शाओ ने वहां एक मिल्क की शॉप में अपनी पुरानी असिस्टेंट ताओ लेले से मिलने का प्लान बनाया था। तुम्हें और मिंग मिंग को साथ लाने की वजह सिर्फ इतनी थी कि ताओ लेले मिंग मिंग को देखना चाहती थी, और पिछले कुछ दिनों से मिंग मिंग तुम्हारी छोटी सी परछाई बन गई थी, हर वक्त तुम्हारे साथ चिपकी रहती थी, इसलिए तुम बस उसके साथ आ गए थे। 2 साल बाद वह आखिरकार फिर से शाओ से मिलने वाली थी। ताओ लेले का दिल उत्साह से तेजी से धड़क रहा था। वह पहले ही आ गई थी, कई कप मिल्क पी खरीद कर बैठी थी, और उसकी नजरें लगातार एंट्रेंस पर टिकी हुई थीं। ताओ लेले और शाओ 1.5 साल तक साथ काम कर चुके थे। दोनों बहनों की तरह करीब थे। साशी हमेशा उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। बस अफसोस यही था कि बाद में शाओ तुम्हारे साथ आ गई थी, और ताओ लेले कभी समझ नहीं पाई कि शाओ जैसे किसी साधारण इंसान के साथ क्यों रहना चाहती है। उसने उसे समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उस समय शाओ अपने फैसले पर पूरी तरह अड़ी हुई थी। ताओ लेले अभी अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उसने दरवाजे से अंदर आते हुए उस जानी पहचानी आकृति को देखा, जो एक उछलती कूदती छोटी सी बच्ची का हाथ पकड़े हुए थी। उसकी आंखें चमक उठी। वह तुरंत खड़ी हो गई और जोर जोर से हाथ हिलाने लगी। शाओ, यहाँ। शाओ ने आवाज सुनी, ऊपर देखा और ताओ लेले का उत्साह से भरा हुआ हाथ देखा। तुरंत उसके चेहरे पर टेक मुस्कान आ गई। लेले बिल्कुल नहीं बदली थी, अब भी उतनी ही चुलबुली और जिंदा दिल थी। जैसे ही वे पास आए, दोनों की आंखें सिर्फ खुशी से ही नहीं बल्कि और भी भावनाओं से भर गईं। इतने लंबे समय बाद मिलकर दोनों अपने जज्बात संभाल नहीं पा रही थीं। ताऊ लेले ने ध्यान से शाओ को देखा और उसकी आंखें और भी लाल हो गईं। उसने शाओ का हाथ पकड़ लिया। उसके होंठ हल्के कांप रहे थे। शाओ, तुम कितनी पपी हो गई हो? क्या उस आदमी ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया? वह कहाँ है? मैं खुद उससे बात करूंगी। शाओ ने अपने होंठ भींचे और सिर हिलाकर मना कर दिया। वह ताऊ लेले के पास बैठ गई, मिनबिन को अपनी गोद में खींच लिया और धीरे से बोली, लेले, चिंता मत करो, अब वह मेरे साथ काफी अच्छा व्यवहार करता है। तुम बताओ, मेरे जाने के बाद काम कैसा चल रहा है? मैं भी ठीक हूँ। शाओ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। दोनों आपस में बातें करने लगी, एक दूसरे को अपनी अपनी खबरें बताने लगी। कुछ देर बाद ताऊ लेले की नजर आखिरकार उस छोटी सी बच्ची पर गई, जो पूरे समय चुपचाप उनके पास बैठी हुई थी। वह शाओ से बातों में इतनी खो गई थी कि अब तक उसने उसे ठीक से देखा ही नहीं था, लेकिन जैसे ही उसमें ध्यान से देखा, उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। वह बिल्कुल शाओ जैसी दिख रही थी, जैसे एक ही सांचा में ढली हो। खासकर उसकी चमकदार और भावों से भरी आंखें, एक नजर में ही कोई भी उस पर फिदा हो जाए। क्या यह मिंगमिंग है शाओ? बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। कितनी प्यारी है। यह कहते हुए ताओ लले अपनी सीट से उठी, झुककर मिंगमिंग के सामने बैठ गई और प्यार से उसके गाल को छुआ। फिर उसकी भौहें हल्की सिकुड़ गईं। मिंगमिंग भी शाओ की तरह बहुत ज्यादा पतली थी। ताओ लेले के अंदर गुस्सा उबलने लगा। उसे पूरा यकीन था कि वह बेकार आदमी शाओ और बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। जितना वह सोचती, उतना ही गुस्सा बढ़ता गया। वह सीधे जाकर उससे बात करना चाहती थी। उसने ऊपर देखकर शाओ से पूछा, तुमने कहा था वह भी आने वाला है, वह कहाँ है? शाओ को ताऊ लेले की नाराजगी साफ महसूस हो रही थी। उसे समझ में ही आ रहा था कि वह इसे कैसे समझाए, इसलिए उसने हल्की सी अजीब सी हंसी हंस दी। वह आइसक्रीम लेने गया है, बच्चों के लिए लाइन में लगा है। ताऊ लेले ने शाओ के चेहरे के भाव तुरंत पकड़ लिए, और इससे वह और ज्यादा गुस्से में आ गई। शाओ हमेशा से ही नरम और शांत स्वभाव की थी, लेकिन अब उसकी उस नरमी के नीचे एक झिझक भी छिपी हुई थी, जो साफ महसूस हो रही थी। ताऊ लेले को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने ठंडी सी आवाज में सांस छोड़ी, वापस अपनी सीट पर बैठ गई, दांत भींचते हुए मन ही मन तुम्हें सबक सिखाने के बारे में सोच में लगी। तभी वह कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक रुक गई। उसकी नजरें तेज हो गईं और मिल्क टी शॉप के दरवाजे की तरफ टिक गईं। शाओ ने पलक झपकाए। उसका चेहरा और भी अजीब सा हो गया। उसे लगा कि तुम आ गए हो, और यही देखकर लेले फिर से भड़क गई है। वह मुड़ने ही वाली थी कि पीछे से एक तेज और चुभती हुई आवाज आई, लेले, तुम्हारे पास यहाँ बैठकर मिल्क टी पीने का टाइम है? मैंने जो काम दिया था वह पूरा हुआ या नहीं? लूचियन, थोड़ा आराम कर लो, आज छुट्टी का दिन है। ताऊ लेले का चेहरा तुरंत उतर गया। उसने सामने खड़ी लड़की को ऐसे घूरा जैसे कोई बिल्ली गुस्से में फुफकार रही हो। शाओ ने मुड़कर देखा और तुरंत उसे पहचान लिया। लूचियन, उसकी पुरानी सहकर्मी और उसी कंपनी की एक उभरती हुई सिंगर।
जो सीरियस आर्टिस्ट के रास्ते पर थी। क्या बात है शाओ, तुम घर पर अच्छी बीवी बनकर नहीं बैठे हो, यहाँ लेले से मिलने आ गई हो। लूचियन की आंखों में मुस्कान थी, लेकिन उसकी बातों में जहर भरा हुआ था। शाओ कुछ कहती, उससे पहले ही ताओ लेले फट पड़ी। लूचियन, अपने काम से मतलब रखो, आज वर्क डे नहीं है, इसलिए ये ताने मारना बंद करो। चलो शाओ, यहाँ एक पागल कुत्ता भौंक रहा है, हमारा मूड खराब हो जाएगा। ताओ लेले तुरंत खड़ी हुई, मिंग मिंग को उठाया और शाओ का हाथ पकड़कर जाने लगी। लेकिन लूचियन उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा सख्त हो गया था। उसने शाओ को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके होंठों पर एक ताना मारती हुई मुस्कान आ दी। शाओ, तुम कितनी पतली हो गई हो, जिंदगी ठीक नहीं चल रही क्या? अगर नहीं चल रही तो कह दो छोटी बहन, मैं थोड़ी मदद कर सकती हूँ, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। लेले को देखो, अब वह मेरे नीचे छोटे मोटे काम कर रही है और उसकी जिंदगी भी बुरी नहीं है ना? ताओ लेले का चेहरा पीला पड़ गया। वह बिना कुछ कहे लू चियन को घूरती रही। शाओ ने तुरंत ताओ लेले की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। छोटे मोटे काम का मतलब था नीचे स्थल का काम। कंपनी ने उसके साथ ऐसा कैसे किया? लेकिन यह सवाल पूछने का समय नहीं था। जब श्याओ ने वापस लू चियम की तरफ देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा था। लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कहती, ताओ लेले ने खुद बोलना शुरू कर दिया। मेरा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट इस महीने के आखिर में खत्म हो रहा है, मैं तब रिजाइन कर लूंगी। और जहां तक कुछ लोगों की बात है, उम्मीद है कि वे इतनी ऊंचाई पर न पहुंच जाएं कि गिरने पर टूट जाए। अगर शाओ वापस आ गई तो शायद कुछ लोगों की नींद भी उड़ जाएगी। लूचियम यह सुनकर थोड़ी सख्त हो गई। उसका शाओ के साथ पुराना हिसाब किताब था। 1.5 साल तक शाओ ने उसे पूरी तरह पीछे छोड़ दिया था। उस दौरान किसी को लू चियम का नाम तक नहीं पता था। लेकिन वह जल्दी संभल गई और शाओ को तिरस्कार भरी नजर से देखते हुए बोली, कम बैक, यह तो सबसे मजेदार मजाक है जो मैंने सुना है। कौन सी कंपनी एक ऐसे कलाकार को साइन करेगी जो खत्म हो चुका है और ऊपर से बच्चे को लेकर घूम रहा है? बच्चे की बात चली है तो उसने मिंग मिंग की तरफ देखा। यह तो काफी क्यूट है, तुम इसे अगला स्टार बनाने के बारे में सोच सकती हो। इतना कहकर लूचियन ने घमंड भरे अंदाज में हाथ बढ़ाया और मिंग मिंग के गाल को छूने ही वाली थी कि तभी एकदम से आवाज गूंजी, हाथ मत लगाना उसे, अगर छुआ तो तुम्हारे पास रोने की जगह भी नहीं बचेगी। यह बात एक साथ 2 आवाजों में निकली, एक श्याम की और दूसरी तुम्हारी, जो गहरी और ठंडी थी। तुम तेज कदमों से आगे बढ़े, आंखें सख्त और ठंडी थीं। शाओ के सामने आकर खड़े हुए, तीनों को आइसक्रीम थमाए और खुद को उनके और लू चियन के बीच खड़ा कर लिया। लू चियन अनजाने में 2 कदम पीछे हट गई। जब तुम गुस्से में होते थे तो उसका असर साफ महसूस होता था, लेकिन उसने खुद को संभाला, तुम्हें ध्यान से देखा और अचानक हंस पड़ी। ओह, तो यह वही बेकार सा सुंदर लड़का है, मैं सोच रही थी कौन है। तो तुम हो, क्या करोगे? यहाँ सबके सामने मारोगे? तुमने भौहें सिकोड़कर पीछे शाओ की तरफ देखा, जैसे पूछ रहे हो यह कौन है। वह मेरी पुरानी कंपनी की सिंगर है, यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। शाओ ने धीमे से जवाब दिया। उसकी आंखें हल्की झुकी हुई थीं। यह देखकर तुम्हारा चेहरा और सख्त हो गया। तुमने हल्की सी सांस ली और बात को वहीं छोड़ दिया। फिर तुमने लूचियन की तरफ देखा और कहा, सिंगर, माफ करना, मैंने तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन इतना पता है कि अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। हटो। तुमने यह बात पूरी गंभीरता से कही। लूचियन की आवाज और तेज हो गई। अपनी औकात में रहो। क्या तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता तुम गाओ चोंग और सुबिन जैसे आइडल्स के पीछे घूमते रहते थे, उन्हें खुश करने के लिए पैसे उड़ाते थे और अब यहाँ आकर खुद को बड़ा समझ रहे हो? तुमने इन नामों को दिमाग में घुमाया और याद किया। हाँ, पहले वह उनसे जुड़ने की कोशिश कर चुका था, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया था। तुमने शांत स्वर में कहा, मैं अब उन्हें भी नहीं जानता। अगर ज्यादा बोली तो मैं सिक्योरिटी बुला लूंगा। लूचियन में तुम्हें घूरा, फिर साइड में हट गए। तुमने शाओ का हाथ पकड़ा, ताओ लेले को इशारा किया और सीधे बाहर निकल गए। लेकिन जाते लूचियन खुद को रोक नहीं पाए और पीछे से बोली, अफसोस है कि कुछ लोग कभी फिर से गा नहीं पाएंगे। शाओ, मेरा नया गाना इस महीने के अंत में आ रहा है। वह हंस रही थी, जैसे उसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा हो। तुम लोगों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ताओ लेले का मन कर रहा था कि वह पलट कर उसे थप्पड़ मार दे। उसे पता था कि शाओ को गाना कितना पसंद है और इस तरह ताना मारना बहुत क्रूर था। तुम्हारे कदम एक पल के लिए धीमे हुए।
तुमने पीछे मुड़कर लू चियन को देखा। नजरें गहरी और शांत थीं। फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। शाओ चुप रही। उसने अपने होंठ दबा लिए। तभी एक छोटी सी साफ आवाज गूंजी, मासूम लेकिन पूरी तरह पक्की, मामा उससे अच्छा गाती हैं, तुम बहुत बुरी हो। सब एक पल के लिए रुक गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मिंगमिंग ऐसा कहेगी। तुम एक पल के लिए रुके, फिर मुस्कुरा दिए और उसके सिर पर हाथ फैला। यही तो मेरी बेटी है। तुम्हारे अंदर का सारा गुस्सा उसी पल खत्म हो गया। तुम बिना पीछे देखे वहां से निकल गए। सब लोग उस जगह से दूर आ गए। उन्होंने एक रेस्टोरेंट ढूंढा और बैग दे। साशी याओ और ताओ लेली फिर से बात करने लगी। कुछ बातें थीं जो शाओ सड़क पर नहीं पूछ पाई थी। अब जब वे आराम से बैठे थे, उसने पाओ लेले का हाथ पकड़ा और पूछा, लेले, तुम लू चेन के नीचे ऐसे छोटे मोटे काम क्यों कर रही हो? और या का क्या हुआ? वह अब क्या कर रही है? या शाओ की पुरानी मैनेजर की, लगभग 40 साल की, और उसने हमेशा शाओ को अपनी बेटी की तरह माना था। यह सवाल सुनकर ताओ लेले का चेहरा उतर गया। तुम्हारे जाने के बाद यूनिया को भी कुछ समय बाद निकाल दिया गया। उसने बहुत कोशिश की कांगुम में की, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर उसकी माँ बीमार हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उसे अपनी माँ की देखभाल के लिए अस्पताल में रहना पड़ता था, इसलिए उसने वहीं रहकर काम करने वाली केयर गिवर की नौकरी कर ली। शाओ ने कभी नहीं सोचा था कि या की हालत इतनी गिर जाएगी। उसके सामने की दुनिया जैसे धुंधली सी हो गई। उसके दिमाग में या की पुरानी छवि उभरी, तेज, समझदार और आत्मविश्वासी। कुछ पल के लिए दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। शाओ ने अपने होंठ भींच लिए। उसे पता था कि यह सब उसकी ही गलती थी। अगर वह इतनी जिद्दी और जल्दबाज न होती तो यूना की हालत ऐसी नहीं होती। उसने बार बार कंपनी के खिलाफ जाकर फैसले लिए थे, लेकिन उसके पास पैसा और ताकत थी, इसलिए कंपनी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। वह बिना पीछे देखे चली गई थी, लेकिन उसके बाद या के साथ क्या हुआ होगा यह समझना मुश्किल नहीं था। माहौल भारी हो गया। सबने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और थोड़ी देर और बात करने के बाद ताओ लेले ने जल्दी में विदा ली और चली गई। शाओ का मन अब भी भारी था। उन्होंने सोचा था कि दोपहर में मिंगमिंग को एम्यूजमेंट पार्क ले जाएंगे, लेकिन अब उसका बिल्कुल मन नहीं था। तुम उसकी हालत साफ महसूस कर सकते थे। तुम कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आखिर में कुछ भी नहीं कह पाए। तुम्हें अब भी समझ नहीं आया था कि शाओ ने उस समय तुमसे शादी करने की जिद क्यों की थी, जैसे वह किसी जादू के असर में थी। असली तुम भी नहीं जानते थे और तुम भी नहीं जानते। शाओ घर जाना चाहती थी, अकेले रहकर सब सोचने के लिए, लेकिन जब उसने मिंगमिंग की उम्मीद भली आंखें देखी तो वह उसे मना नहीं कर पाई। मिंगमिंग के लिए तीनों आखिरकार एम्यूजमेंट पार्क गए। मिंगमिंग बहुत खुश थी। यह उसका पहली बार एम्यूजमेंट पार्क आना था। उसने शाओ का हाथ पकड़ा और अंदर की तरफ भागने लगी। शाओ ने खुद को संभाला। वह नहीं चाहती थी कि मिंगमिंग अपने पहले एम्यूजमेंट पार्क की याद एक उदास परिवार के साथ जोड़े। उन्होंने सबसे पहले कैरोसेल राइड ली, फिर धीरे धीरे बाकी राइड्स भी की और देखते ही देखते शाम हो गई। पूरे पार्क में रंग बिरंगी लाइट्स जल उठी। आखिरी राइड की फेरिस वही। जब तुम मिंगमिंग को गोद में उठाए शाओ के साथ केबिन में बैठे, तब तक मिंगमिंग तुम्हारे सीने से लदी हुई सो चुकी थी। फेरिस व्हील धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। नीचे की चमकती हुई इमारतें छोटी होती जा रही थीं। तुम्हें यह नहीं पता था कि यह शाओ का भी पहला एम्यूजमेंट पार्क था और पहली बार वह फेरिस व्हील पर बैठी थी। उसकी आंखें बड़ी और उत्सुक थीं। वह खिड़की से बाहर सब कुछ हैरानी से देख रही थी। वह बाहर देख रही थी और तुम उसे। शायद उसे तुम्हारी नजरों का एहसास हो गया था। उसके कान हल्के गुलाबी हो गए और उसने तुम्हारी तरफ एक हल्की सी नाराज नजर डाली जो तुमने पहले कभी नहीं देखी थी। उसे संभालना आसान नहीं था। केबिन की हल्की रोशनी उसके पतले चेहरे पर पड़ रही थी और एक पल के लिए तुम उसकी खूबसूरती में खो गए। फेरिस वही ऊपर चलता रहा। तभी अचानक पूरे पार्क में एक साथ आतिशबाजी शुरू हो गई। उन तब की बार रोशनी के बीच तुमने साफ देखा। शाओ के चेहरे पर एक सच्ची और बेफिक्र मुस्कान थी जो उसके दिल की गहराई से आई थी। तुम कुछ पल के लिए उसे देखते रह गए। फेरिस व्हील अपने सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंच गया। आतिशबाजी और करीब चमकने लगी। शाओ का चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। अब तुम्हें पहले की तरह डरने की जरूरत नहीं है। आतिशबाजी की आवाज के बीच तुम्हारी आवाज धीमी थी। शाओ ठीक से सुन नहीं पाई। उसने तुम्हारी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था। तुमने उसकी तरफ नहीं देखा। तुम्हारी नजरें अब भी आसमान में फैलते रंगों पर थीं। तुम बहुत ज्यादा नरम दिल हो या सुरक्षित में है। लोग इसका फायदा उठाते हैं। अब तुम्हें पहले की तरह डरने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है